Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. In today's class, we are moving towards the transition metals. हम किस तरफ जा रहे हैं? This is the chapter named as transition metals. ये इसको आप transition elements भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? आप इसको transition elements भी बोल सकते हैं, right? Transition elements आज हमें पढ़ना है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कौन से एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन इस तरह कुछ हो सकती है, दैट एलिमेंट्स व्हिच हैव minimum one ion with electronic configuration from D1 to D9। अच्छा, इसको आप partially filled d orbital भी बोल सकते हो, या आप कह सकते हो the electronic configuration that is partially filled d orbital, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना? तो जो आपके पास क्या हो, ऐसे एलिमेंट्स हो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस में एंड हो रही हो, D1 से लेकर D9 तक पर एंड हो रही हो, उस एलिमेंट को या उन एलिमेंट्स को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे सकते हो। तो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। आम तौर पे हम लोग समझते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, इन 10 एलिमेंट्स को, क्योंकि ये शुरू वाले 10 एलिमेंट हैं, हमने ओ लेवल्स में इनको जो है एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर किया हुआ है, तो हम इन 10 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स कंसीडर करते हैं। सो वी नीड टू टॉक अबाउट दीज एलिमेंट्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्कैंडियम। इनके जो प्रोटॉन नंबर हैं वो हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड देन 30। ये आपके पास फोर्थ पीरियड में आपको नजर आते हैं, और फोर्थ पीरियड के अंदर जो आपके पास दैट इज द फर्स्ट, यू कैन से दैट पीरियड इन व्हिच यू हैव ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये वो मौजूद है, और शुरू की पहली जो है आप समझ लें कि रॉ है, और इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट सपोज करते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो हम इन्हीं से स्टार्ट कर रहे हैं बात को अपनी, ठीक है ना? जब इनसे हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैंडियम की। तो अगर हम स्कैंडियम की बात करें बच्चों, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1। These are 21 elements over here। ये 21 elements हैं आपके पास, जब 21 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से इसके डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर फिल्ड कर दिए हैं। जब स्कैंडियम अपना जो है फॉर सपोज आयन बनाता है, तो वो अपना आयन कैसे बनाता है भाई? स्कैंडियम का एक जो आपके पास आयन है, सबसे पहले जो आयन बनता है स्कैंडियम का, वो कौन सा बनता है? आपके पास स्कैंडियम 3+। तो अगर मैं स्कैंडियम 3+ का आयन बनाऊं, तो स्कैंडियम 3+ का आयन कैसे बनेगा भाई? देखिए, अब मैं ये सब कुछ नहीं लिख रहा बार बार। अब ये जो इतनी बड़ी मैंने यहाँ पर 1, 2, 10, 12 और ये जो 18 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी, मैं इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को बार बार कॉपी डाउन नहीं करूंगा। मैं इसको सपोज कर लेता हूँ आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, इट वुड बी एक्सेप्टेबल इन एग्जाम, राइट? एंड आखिरी के जो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s के और 1 इलेक्ट्रॉन 3d का, जब ये डोनेट कर देगा तो ये बन जाएगा आपके पास स्कैंडियम का आयन, एंड यू कैन सी दिस इज द स्कैंडियम आयन, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ यू जस्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन, तो बेटे आप वहां देख सकते हो कि डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, क्लियर बात लिखी हुई है कि वो एलिमेंट्स सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटलीस्ट एक आयन तो ऐसा हो जिसके अंदर D1 से लेकर D9 तक के जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही आयन बन रहा है,
और उस एक आयन के अंदर d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, d ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है, तो it would not be considered as a transition element. So you need to keep remember कि ये transition element नहीं है। स्कैंडियम स्कैंडियम जो है आपके पास transition element नहीं है, और अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि why this is not a transition element, so you can say that because it has not a single electron in the d orbital when it forms, right? Then it's especially talk about zinc as well. तो जिंक को भी, क्योंकि हमने अगर आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा, आपने 10 जगह पर जिंक के रिएक्शंस किए होंगे, और 10 जगह पर जिंक के रिएक्शन करने के बाद आपने ये देखा होगा कि कहीं पर भी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने 2+ के अलावा नहीं देखी होगी। जिंक सल्फेट हम लोग बनाते थे तो ZnSO4, जिंक क्लोराइड बनाते थे ZnCl2, हर जगह हमने अब तक जहां जहां A2 तक आपने जिंक के कंपाउंड्स देखे होंगे, वहां हमेशा आपने जिंक की 2+ चार्ज देखा होगा। चले देखते हैं उसका रीजन क्या है। उसका रीजन देख लेते हैं भाई। अगर आप उसके रीजन की बात करें तो हम उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करने वाले हैं। अब उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या होती है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो दिस इज 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, और आपको पता है कि इसके लास्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन जो 4s हैं वो डोनेट हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। और इसका आयन किस तरह बनता है भाई, देख सकते हैं आप। इसका आयन बनता है आपके पास जिंक 2+, एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर, जस्ट वी नीड टू रिमेंबर दिस कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को मैं आर्गन सपोज कर रहा हूँ, और साथ साथ ये लिखूंगा मैं, ठीक है ना। तो इट वुड बिकम लाइक दिस, आर्गन 18 हो गए, एंड देन 3d10 ये होगा 28 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे 4s वाले वो डोनेट हो गए, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं दिस इज आल्सो यू कैन से दैट वन मोर एलिमेंट यू हैव नाउ व्हिच इज बिटवीन 21 to 30, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसके अंदर d ऑर्बिटल तो आ रहा है, बट द d ऑर्बिटल इज नॉट पार्शियली फिल्ड। दिस इज ओनली द आयन जो कि जिंक के पास हो सकता है, और ये आप देख सकते हैं कि पार्शियली फिल्ड नहीं है, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। ऐसे ही बच्चों, Yes, sir. so you can say that it is not a transition metal. So you can say that scandium is not a transition metal and zinc is also not a transition metal. All right बच्चों, Yes, sir. चलें तो फिर आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंसीडर करो अब कॉपर की और आयरन की। तो लेट्स टॉक अबाउट कॉपर एंड आयरन। अगर आप आयरन की बात करते हो तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है भाई, इट वुड बी लाइक आर्गन, पहले लिख देता हूं मैं, ये हो गया आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, देन 4s2 एंड 3d6, तो ये आपके पास हो गए आयरन की 26 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, तो इसकी बात करते वक्त इसका एक आयन बनता है कैसे, एक इसका आयन बनता है आयरन 2+, और एक आयन आपने देखा होगा इसका आयरन 3+। a lot of time we see these आयंस, राइट। और आपने देखा होगा कि आपने ओ लेवल्स में भी इसके टेस्ट पढ़े थे कि आयरन 2+ आयन का कलर ग्रीन होता है, आयरन 3+ आयन का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ये आपने ओ लेवल्स में भी NaOH का टेस्ट किया था और अमोनिया का टेस्ट किया था, वहां देखे थे। तो बड़े कॉमन ये 2 आयंस हैं आयरन के, जो कि आपको 10 जगह पर नजर आएंगे, इसके कंपाउंड्स आपको 10 जगह पर नजर आएंगे। लाइक Fe2O3 आपने देखा होगा, उसमें आयरन 3+ होता है। आपने FeCl2 देखा होगा, आपने FeS4 देखा होगा, उसमें आयरन 2+ होता है। We have a lot of compounds in which we have different oxidation states of iron, और वो 2 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने है। अब क्या होता है, अगर आयरन अपने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये बन जाता है आपके पास आर्गन 3d6 व्हिच इज 2+, और क्योंकि d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड अगर होगा तो इट वुड बी मोर स्टेबल, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा 3d5, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आप कह सकते हैं 3+। नाउ यू कैन सी दिस कि आयरन के पास 2 आयंस हैं। डेफिनेशन में वो कह रहा है एटलीस्ट एक आयन होना चाहिए जो कि आपके पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल रखता हो। इसके पास 2 हैं, देखिए ये तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, हमारे पास एटलीस्ट एक होना चाहिए, यहाँ 2 हैं, तो अच्छी बात है, एक से ज्यादा ही है, ठीक है ना। तो 2 आयंस ऐसे हैं आयरन के
जो कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं, इसका मतलब आयरन इज वन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। आयरन क्या हो सकता है आपके पास? एक ट्रांजिशन मेटल कहला सकता है। सो यू कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। सेम एज इट इज अगर आप कॉपर की बात करते हो बच्चों, तो कॉपर की सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कॉपर इज आर्गन, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स, देन 4s2 एंड 3d9, ये हो गया आपके पास कितने? 29 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर की सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो सिनेरियो क्या है कॉपर का? आप देख सकते हैं कि कॉपर 1+ भी बना सकता है, कॉपर 2+ भी बना सकता है। आपके पास दो अलग अलग आइंस कॉपर के बन सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। और अगर आपको अपना एएस याद हो तो उसके अंदर अगर आपको याद हो तो आपने एक टेस्ट पढ़ा था जिसको आप बोलते थे फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है ना। तो फेलिंग्स टेस्ट में अगर आपको याद हो तो ब्लू सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन रेड ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स में, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये कॉपर 2+ कॉपर 1 में कन्वर्ट हो रहा होता है ना। तो अगर आपको वो कलर याद हो तो दे बोथ हैव डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो आर्गन ये इस तरह से, फॉर सपोज आमतौर पे हम कॉपर को ये सपोज करते हैं कि उसके अंदर जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 हो जाते हैं डी ऑर्बिटल में, और 4s हाफ हो जाता है। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर 4s में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो इट वुड बी लाइक दिस, और अगर 4s के ही दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएं तो इट वुड सीम लाइक दिस, राइट। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है कॉपर की। एंड अगेन द सेम थिंग, ऊपर वाले की अगर आप बात करें दैट इज नॉट फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट अगर आप ओवरऑल डेफिनेशन को देखें तो वो कह रहा है any one, at least one ion with electronic configuration having partially filled d orbital। तो अगर आप इसको देखते हैं तो फिर इसका नीचे वाला जो आयन है वो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, and in this sense you can say that copper is one of the transition element। all right बच्चों, यस सर। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें तो स्कैंडियम और जिंक जो है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। उनके पास एक ही आयन है और वो दोनों आयन जो है पार्शियली डी ऑर्बिटल नहीं रख रहे हैं। जबकि कॉपर की अगर आप बात करें तो दो है, दो में से एक आयन जो है पार्शियली डी ऑर्बिटल रख रहा है, तो इट वुड बी ट्रांजिशन मेटल। और अगर आप आयरन की बात करें तो माशाल्लाह से उसके अंदर तो भाई दोनों ही आयन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं, देन इट वुड बी ग्रेट फॉर अस कि भाई वो तो है ही आपके पास क्या? ट्रांजिशन मेटल। ऑलराइट बच्चों, सर 3D10 तो completely filled है ना? हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ, एटलीस्ट एक तो आइन है ना उसके बाद 3d9 वाला आ देंगे, पर 2+ जो है वो आपके पास एक आइन हो गया जिसमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, तो इसका मतलब है बस हो गया फिर आपके पास ये ट्रांजिशन मेटल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, एनी वन या मिनिमम वन आइन हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, राइट। Okay सर। सर ये तो जिंक किस कैटेगरी में आएगा? कौन? जिंक किस कैटेगरी में आएगा फिर ट्रांजिशन मेटल अगर नहीं है तो? जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, और ये आप कह सकते हैं कि यार ये इसकी कैटेगरी डी ऑर्बिटल का ये पार्ट है, डी ऑर्बिटल का ये एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बातें अलग होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रखता होगा, बहुत सारी नहीं रखता होगा, तो कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा ट्रांजिशन मेटल को। ये डी और डी ब्लॉक का पार्ट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ओके सर। चलें जरा देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि आपको लाजमी जो है याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो कि आपको लाजमी याद रखनी है। इसमें फिजिकल भी आ रही हैं और केमिकल भी इसमें आ जाएंगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इनकी कुछ स्पेशल जो इनकी सबसे अलग प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल की क्या खुसूसियात होती हैं। भाई वो ये होती हैं कि पहली खुसूसियत आपको पता होनी चाहिए कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उनकी क्या होती है भाई? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है उनकी? वेरिएबल होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद दे कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट के तौर पर वर्कआउट भी करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं ये भाई, ठीक है। उसके अलावा लास्ट आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनके बारे में आपको ये 5 चीजें याद रखनी है भाई। ये 5 चीजों के बारे में ये बड़े मशहूर हैं, इन 5 चीजों के बारे में। तो इन 5 चीजों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. चले तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे, अपनी पहली प्रॉपर्टी से, विच इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, ठीक है ना। हम बहुत सी मर्तबा ऑक्सीडेशन स्टेट को चार्ज से जो है क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। चार्ज से क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। चार्ज इज समथिंग डिफरेंट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज समथिंग डिफरेंट, राइट। तो इन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके पास क्या हो सकती है, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल हो सकती है एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। भाई एग्जांपल ऑफ क्लोरीन की अगर आप बात करें, क्लोरीन की एग्जांपल को हम लोग आमतौर पर समझते हैं कि भाई ये जो है आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है क्लोरीन। उसकी वजह क्या है, आपने बहुत सारे क्लोरीन के कंपाउंड्स देखे होंगे। एक तो बड़ा कॉमन क्लोरीन का कंपाउंड है, उसके अंदर क्लोरीन कैसा होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड की अगर आप बात करें तो सोडियम क्लोराइड के अंदर आपको सोडियम नजर आएगा +1 और क्लोरीन आपको नजर आएगा -1। तो इट्स कॉमन, आपके पास क्लोरीन यहाँ पर -1 है। और अगर आप बात करें सोडियम NaClO की, तो अगर आप इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको क्लोरीन नजर आएगा भाई +1, ठीक है ना। आपको इसके अंदर क्लोरीन कैसा नजर आएगा, +1 नजर आएगा। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने एक कंपाउंड और पढ़ा होगा NaClO3, एक कंपाउंड आपने ये भी पढ़ा होगा। इसके अंदर आपके पास क्लोरीन का चार्ज कितना है, +5 है। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे और उसके अंदर इसके अंदर आप KClO3 भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसके अंदर आपके पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 भी नजर आ सकती है, 3+ भी नजर आ सकती है। उसके अलावा आपको क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +7 भी नजर आ सकती है। तो भाई बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की, तो हमें क्लोरीन को सपोज नहीं करना है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बहुत सारी हैं, अलग अलग कंपाउंड्स में वो अलग अलग तरह से जो है ना काम कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है। बट दिस इज नॉट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मींस। वेरिएबल का मतलब ये नहीं होता। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की डेफिनेटली डिफरेंट है, बट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज समथिंग डिफरेंट। ये जो वर्ड है, ये जो वोकैबुलरी है, इट्स स्पेशली फॉर ट्रांजिशन मेटल, तो वो आपको समझ में आने चाहिए कि व्हाट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मींस। तो जरा देखिए, इसको क्लेरिफाई करने के लिए अगर आप क्लोरीन को देखते हैं तो भाई क्लोरीन की जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 है आपके पास, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस बार 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज 2,8,7, ठीक है ना। तो अगर 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 वो क्या करता है भाई, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, फॉर सपोज रिसीव्ड 1 इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले तो वो क्या बना लेता है भाई, वो बना लेता है आपके पास -1 चार्ज, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर वो क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो वो क्या बन जाता है आपके पास +1 चार्ज। और अगर यही आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, इट बिकम व्हाट, +3 चार्ज। और अगर यही 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास +5 का चार्ज। और अगर यही क्लोरीन इसी शेल में से 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो भाई ये क्या बन जाएगा आपके पास, +7 का चार्ज। तो आप देख सकते हो कि क्लोरीन ने डेफिनेटली ये सारे काम किए हैं, इसके डिफरेंट यहाँ पर जो है वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बर्निंग, और ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ थर्ड शेल के हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, थर्ड शेल से मुंसलिक हैं। So you can say that all electrons donation and receival is always depending on the third shell. You can say that only third shell contributes, ठीक है ना, only third shell is contributing over here with the, like, in terms of electrons or in terms of losing and gaining electrons, only third shell is working over here, ठीक है ना। तो इसका मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है जी,
जी बच्चों, थर्ड शेल या फिर लार्ज शेल की बात कर रहे हैं? थर्ड शेल है ना ये, देखें, दिस इज थर्ड शेल, ठीक है। थर्ड शेल सही। का मतलब है यार एक ही शेल आपके पास जो है यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलें आप आयरन की बात करते हैं। फॉर सपोज अगर आप आयरन की बात करें, सो आयरन इज 2656। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो इट इज 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2 एंड 3d6। अगर इसको आम अल्फाजों में कहें तो आम अल्फाजों में ये कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप देख सकते हैं, इट इज 6 and 6 12 और 2 14, and in the fourth shell you have 2 electrons. It would be somewhere like this, ठीक है ना। और इसको अगर आप आर्गन की फॉर्म में लिखते हैं तो इट वुड बी लाइक दिस कि आपके पास ये आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देन 4s2 and 3d6। तो आप देख सकते हैं कि अगर यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाती है भाई, आयरन 2+ बनाती है। अगर ये आयरन 2+ बनाती है तो यू कैन सी दिस कि 2+ का मतलब ये है कि यू आर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द 4s orbital, right? You can say that losing 2 electrons from 4s, right? You can say that it is what? It is fourth shell. It is what? Fourth shell. And then the electronic configuration become what? It become argon 18 हो गया और ये हो गया आपके पास 3d6, ठीक है। और अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो आयरन 3+ की, तो आयरन 3+ को अगर आप फोकस करो, so it is actually losing 3 electrons. It is actually losing 3 electrons, and you can say that out of them 2 electrons from 4s and 1 electron from 3d. 3D. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल both are involved in losing electrons. Third and fourth, both shells are involved in losing electrons. So this is what the variable oxidation state means कि आपके पास भाई जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक शेल से नहीं होगा बल्कि 2 शेल से इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. और इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे आप, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स have variable oxidation state, have variable oxidation state, states as you can say that because they may lose electrons, from 4s and 3d orbitals, right? For chemical सर bonding जरूरी है. यही जरूरी है, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो Otherwise बाकी आप- एलिमेंट सिर्फ एक शेल से करते हैं ना? यस, इसीलिए वो चार्ज कहलाता है। ओके सर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सीडेशन स्टेट में ये फर्क है, ठीक है ना। तो आप इसको और अच्छे अल्फाजों में लिखना चाहें और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसकी वजह ये है कि आपके पास 4s और 3d ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, और उसकी वजह क्या होती है, देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस इन देयर एनर्जीज। सो यू कैन से दैट as 4s and 3d orbitals overlapped each other. Orbitals overlapped each other. And they have small difference and have small difference in energies and have a small difference in energies. सही है बच्चों, बात समझ में आती है? जी सर.
तो दिस इज व्हाट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलें अब बात करते हैं दूसरे वाले की, जो कि आपके पास है क्या, कलर्ड कंपाउंड्स। किसकी बात करेंगे भाई, कलर्ड कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो कलर्ड कंपाउंड्स की बात करने के लिए कुछ चीजों का आपको पता होना बहुत जरूरी है। और कलर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्या हो सकती है, एक प्रॉपर्टी हो सकती है ट्रांजिशन मेटल्स की। लेकिन उसको पता होने के लिए, उसको पढ़ने के लिए कुछ चीजें आपको पता होना पहले से जरूरी है। पहले हम उन चीजों की बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर, कलर के ऊपर। कि कलर एक्चुअली बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, और वो जो चीजें हैं उसको पढ़ना आपके लिए पहले बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे पहली चीज आपके पास क्या है भाई, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। सो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की अगर आप बात करें, तो भाई शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में आपने कुछ चीजें एएस में पढ़ी थी। और वो एएस में आपने क्या चीज पढ़ी थी, आपने पढ़ा था शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। अब आप पढ़ने जा रहे हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर आप बात करें एस ऑर्बिटल की, तो मेरे ख्याल से आपको ये याद होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल में आपके पास Spherical. क्या था, स्फेरिकल आपके पास इसकी क्या थी, शेप थी, ठीक है ना। और इसकी जो शेप थी स्फेरिकल, ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरे एक्सिस पर मौजूद थी। फॉर सपोज अगर आपके पास 1s था तो ये इस तरह था, और अगर आपके पास 2s था तो वो इस तरह से था, ठीक है ना। वो हर एक एक्सिस पर स्फेरिकल जो होता है वो आता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो पी ऑर्बिटल के अंदर भी आपको याद होगा कि इसका जो शेप था वो कैसा था भाई, इसका जो शेप था Dumbbell shape. वो डम्बल था, राइट। उसका जो शेप था वो डम्बल शेप था। और डम्बल शेप जो था आपके पास, ये आपके पास अलग अलग था। जैसे फॉर सपोज अगर आप बात करेंगे किसकी, पी एक्स की, तो ये कुछ इस तरह से था। पी वाई की बात करेंगे तो ये इस तरह से था। पी जेड की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से था। आई कैन ड्रॉ इट ओवर हियर। ये हो गया आपके पास डम्बल शेप। दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, एंड दिस वुड बी पी जेड। बच्चों दिस व्हाट, पी एक्स यहाँ एक्स एक्सिस पे था, ये वाई एक्सिस पे था, तो इट वुड बी पी वाई। एंड ये जेड एक्सिस पे था, तो दिस इज पी जेड। ऐसी था बच्चों। Yes, sir. अब क्योंकि इसका तो आपके पास यही सीन है कि आपके पास स्फेरिकल जो आपके पास एस ऑर्बिटल होता है, इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता था, तो उसके पास एक ही शेप है इस तरह की, ठीक है ना। अब अगर आप पी ऑर्बिटल की बात करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसके पास आपके पास कुछ इस तरह की शेप थी। इसके पास 3 अलग अलग ऑर्बिटल थे। लेकिन अब जब आप डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो डी ऑर्बिटल में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन 10 इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास अलग अलग शेप्स आपको देखने को मिलेंगी। और डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल की अगर आप बात करें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, इसके अंदर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जब 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इसके अंदर आपके पास अलग अलग ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 5। तो इट वुड बी लाइक दिस। अच्छा मैं इसको नीचे बना देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं ताकि आपके लिखने में आसानी हो जाए। इसको हम 5 हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है ना भाई। अगर आप डी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 ऑर्बिटल हो गए आपके पास, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डी एक्स वाई, ये कहलाता है आपके पास, दिस वन इज नोन एज डी एक्स वाई, दिस वन इज नोन एज डी वाई जेड, this would be known as d y z, this would be known as d x z, ठीक है ना। this would be known as, ये कहलाता है आपके पास क्या, d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये आपके पास कहलाता है d z स्क्वायर। तो here we have you can see this कि 5 अलग अलग ऑर्बिटल हैं, और इन 5 अलग अलग ऑर्बिटल की अलग अलग शेप्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए चले इनको बनाते हैं। तो अगर आप इनकी ड्राइंग करते हैं तो फॉर सपोज दिस इज वन ऑफ द ड्राइंग जो कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आपके पास असल में ये इनकी जो शेप होती है वो डबल डम्बेल होती है, ठीक है ना। तो आप इसको अपने पास लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, डबल डम्बेल।
ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, एक इस तरह अच्छी बात है, इसको मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ये हो गया। ये होगी आपके पास शेप, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको याद रखना है कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये एक्स और वाई के ऊपर ये शेप आपको नजर आ रही है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डी एक्स वाई। तो ये आपके पास हो गई डी एक्स वाई, ठीक है। इसके बराबर में एक और बना लेते हैं, और वो आपके पास दूसरी होगी, बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ बना लेते हैं दूसरी। तो दिस वुड बी अगेन द सेम सीन ओवर हियर। ये भी कुछ इस तरह से होगी, जस्ट एक्सेस डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। ये आपके पास डायग्राम आ गई एक और, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ी सी ऐसे होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगेन सेम सिनेरियो ओवर है। ये आपके पास जस्ट आपके पास ये वाई एक्सेस है, और ये आपके पास क्या है, जेड एक्सेस है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास हो गया डी वाई जेड, ये डी वाई जेड का ऑर्बिटल हो गया आपके पास। उसके बाद तीसरी वाली बना लेते हैं। तीसरी वाली अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो तीसरी वाली के अंदर ये आपके पास आ गई दोबारा से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। चौथी वाली आ गई, पांचवी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपके पास जो थर्ड वाली है, उसकी डायग्राम भी आपके पास कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगी आपकी, बस एक्सेस चेंज हो जाएंगे। ये आ गए आपके पास डबल डंबल दोबारा से, and this is now x axis and z axis. This is z, this is x, so it would be d y z. ये आपके पास क्या हो गया, dy z हो गया। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर कि ये जो आपके पास जितने भी एंगल मैंने बना के आपको दिखाए हैं, ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, ये बिटवीन द ऑर्बिटल्स हैं। अब तक जो मैंने तीन बनाए हैं, ये अब तक जो तीन ऑर्बिटल्स की मैंने ड्राइंग की है, these all are between the orbitals. So can you hear me? Yes, sir. जी सर। Okay, sorry for the interruption. जी, तो हम इसको ड्राइंग कर रहे थे, तो इसकी ड्राइंग अगर करेंगे तो नाउ दिस इज ऑन द एक्सेस, राइट। यू नीड टू कीप रिमेंबर कि अब जो आप ड्राइंग कर रहे हो, वो ड्राइंग क्या होगी, ऑन द एक्सिस होगी। तो दिस इज व्हाट एक्स वी आर सपोजिंग, दिस इज वाई एक्सिस व्हाट वी आर सपोजिंग, एंड द स्ट्रक्चर वुड बी ऑन द एक्सेस। तो ये अब ऐसे आने वाला है आपके पास, ये डंबल ये ऐसे आ गया, और ये आपके पास इस तरह से आ गया। This is what you need to consider, dx square minus y square. All right बच्चों, Yes, sir. चलें उसके बाद हम लास्ट वाले को अगर ड्रॉ करते हैं, तो लास्ट वाले को ड्रॉ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्सेस मौजूद हैं। दिस इज x एक्सेस, दिस इज व्हाट z एक्सेस, और आई एम जस्ट कंसीडरिंग one more line over here which is y axis. So this would be y axis, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, y axis हो गया। अब इसके अंदर जो ड्राइंग होगी वो कैसे होगी, देखें भाई, इसके अंदर आपके पास एक जो डंबल होगा वो आपके पास z एक्सिस के ऊपर होगा, और दूसरा वाला जो डंबल होगा ना बच्चों, वो तीनों एक्सिस को एक साथ कवर कर रहा होगा। सो इट वुड बी लाइक दिस। वो जो आपके पास उसके अलावा वाला होगा ना, वो तीनों को कवर कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है भाई।
So it looks like this. All right बच्चों, Yes, sir. तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जितने भी ऑर्बिटल्स अभी तक हमने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप के हैं, और जिसमें से ये जो आपके पास आखिरी वाले 2 है ना, ये एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाले जो है, ये जो डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर है और एक डी जेड स्क्वायर है, ये वाले जो दोनों हैं बच्चों, ये आपने याद रखने हैं, ये दोनों जो है ऑर्बिटल्स आर ऑन, these orbitals are on the axis, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, they are on the axis। ये जो ड्राइंग आपने बनाई है ये एक्सिस के ऊपर बनाई है, और ये वाले जो 3 हैं ये हैं ऑर्बिटल्स between the axis, right? These are the orbitals between the axis, right बच्चों? These are between the axis, तो ये आपने ये याद रखना है। All right, Yes, sir. तो पहले तो इनकी शेप आपको पता होनी चाहिए, कलर्ड कंपाउंड्स को जानने के लिए पहले आपके पास उनकी शेप्स का पता होना चाहिए आपको, उसके बाद आपको पता होना चाहिए उनकी स्टेबिलिटी। क्या पता होनी चाहिए भाई? उनकी आपको स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आइए चलिए स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, तो स्टेबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट यू नीड टू टॉक अबाउट ओवर हियर। तो स्टेबिलिटी क्या होती है? हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। एवरी एलिमेंट वांट्स कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो, नोबल गैसेस की तरह हो। तो यू कैन से दैट एवरी एलिमेंट wants to follow the electronic configuration of noble gases, the electronic configuration of noble gases। हर एक एलिमेंट यही चाहता है भाई कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या कर ले भाई, पकड़ ले, ठीक है ना। सेम एज इट इज अगर आप इसकी बात करते हैं तो आपके पास कुछ चीजें यहाँ पर जो कि हमें ऑलरेडी पता है। अगर आप बात करें किसकी, ग्रुप नंबर की अगर आप बात करें तो वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स। वी नो दैट कि हमारे पास भाई ग्रुप नंबर 1 है जो कि अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 2 है जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 3 है जो कि आपके पास बोरोन फैमिली है, ग्रुप नंबर 4 है आपके पास जो कि कार्बन फैमिली है, आपके पास ग्रुप नंबर 5 जो है हमारे पास, इसको हम 15 भी सपोज करते हैं। तो ये जो है आपके पास ये नाइट्रोजन फैमिली है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है, फिर हमारे पास हैलोजेंस है। तो ये सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं इनके लास्ट चेन के इलेक्ट्रॉन से भी हम बड़े वाकिफ हैं। तो अगर आप बात करें इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो वी नो दैट दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, they have 2 electrons in the outermost shell, they have 3 electrons, they have 4 electrons, they have 5 electrons, 6 electrons and 7 electrons in the outermost shell. So we know their charge as well. What they want to do, they just want to lose and gain electrons. So we know that कि भाई ग्रुप 1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज हो जाते हैं, ग्रुप 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 हो जाते हैं, ग्रुप 3 वाले +3, ग्रुप 4 वाले +-4 दोनों रखते हैं, ग्रुप 5 वाले 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके -2, ग्रुप 6 वाले -3 -2 एंड देन ग्रुप 17 वाले -1 बन जाते हैं। कॉमनली हमें यही प्रैक्टिस देखने को मिली है। तो आमतौर पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बन जाते हैं भाई, वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। और सपोज अगर आप एग्जांपल लें किसकी, सोडियम की एग्जांपल अगर आप लें तो यू कैन सी दिस कि सोडियम आपके पास क्या होता है, सोडियम इज 1123, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 2,8,1, ठीक है ना। अब इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये करता क्या है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट वुड बी सीन लाइक दिस कि कुछ इस तरह से दिखने वाला ये एटम, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है ये एटम, ठीक है ना। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीसरे शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ इस तरह दिखने वाला एटम क्या करते हैं, अपने आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना भाई। वो कुछ इस तरह से आपके पास दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड इट बिकम व्हाट, +1 चार्ज। इसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के बाद वो कुछ इस तरह से हो जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास कैसी हो जाती है आप देख सकते हैं। इट वुड बी
2,8, which is very similar to the electronic configuration of neon, which is 2,8. Right बच्चों? राइट सर। तो आमतौर पर क्या होता है देखने को आपको ये मिलता है कि आमतौर पर जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के करीब आपके पास नोबल गैस होती है वो उस तरफ जाने की कोशिश करता है। फॉर सपोज अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, अगर मैं एग्जांपल लूं किसकी, फास्फोरस की, तो ये एग्जांपल हो गई। आपके पास एक और एग्जांपल अगर मैं लूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस की एग्जांपल जब आप लेंगे बच्चों, तो फास्फोरस के अंदर आपके पास कितने इसका प्रोटॉन नंबर आपके पास क्या है, इट इज 15 एंड 31। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट इज 2,8,5। तो ये जो एलिमेंट है ये कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और तीसरे के अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं बच्चों, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इट सीम्स लाइक दिस। अब अगर आप इसको देखो तो इट कैन मूव टुवर्ड्स आर्गन which is 18 and it can move towards neon which is 10। तो बच्चों देखो अगर आर्गन की तरफ जाना है so it requires 3 electrons, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और अगर नियॉन की तरफ जाना है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेंगे। so the most probable and the very easier way for this phosphorus is to gain 3 more electrons and become argon। तो ये कोशिश इसकी ये होती है कि ये आर्गन बना ले और ये आर्गन बन जाता है। सो इट सीम्स लाइक दिस कि भाई क्या करता है, आपके पास फास्फोरस जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद इट वुड बी 2,8,8 व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द आर्गन एटम व्हिच इज 2,8,8। राइट बच्चों। तो हर एलिमेंट यही चाहता है कि भाई वो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए, और सॉरी स्टेबल एलिमेंट बन जाए। अब उसकी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। सेम सिनेरियो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स के साथ भी है। वो भी यही काम करते हैं कि भाई वो भी अपने आप को जो है स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेबल बनाने इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं और गेन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। आप फॉर सपोज अगर आप आयरन की बात करते हैं तो आयरन इज 26, 56। तो फॉर सपोज आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए एंड नाउ इट बिकम व्हाट, आयरन 2+। क्या बन गया बच्चों, ये आयरन 2+, ठीक है ना। अभी आयरन 2+ बन गया, इसका मतलब ये है कि इसके पास अब 24 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसके पास, 24 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये करे तो क्या करे, ये क्या आर्गन की तरफ चला जाए, आर्गन की तरफ जाना है तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, या ये कहाँ चला जाए, ये क्रिप्टॉन की तरफ चला जाए। क्रिप्टॉन की तरफ जाना है तो 36 इलेक्ट्रॉन। अब ये जाए तो जाए कहाँ भाई, इसके लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि अगर ये आर्गन की तरफ जाना चाहता है तो उसके लिए इसको फर्दर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर ये चाहता है कि ये किस तरफ चला जाए, क्रिप्टॉन की तरफ चला जाए, तो इट्स 24 राइट नाउ, सो इट रिक्वायर्स 12 मोर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। गेन करना पड़ेंगे इसको 12 इलेक्ट्रॉन, जब जाके ये क्रिप्टॉन बनेगा। तो ये दोनों सिचुएशन में काम कर सकता है। लेकिन अब ये काम करता किस तरह है, ये बनाता किस तरह है भाई, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हासिल कर सकता है। तो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए बेचारा बहुत जिद्दोजहद करता है, और जिद्दोजहद इस तरह करता है कि ये डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है भाई, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। अगर आपको याद हो तो आपने एक बार ये पहले भी किया हुआ है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने याद होगा, आपने Cl4 नेगेटिव बनाया था इस तरह से ये डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड रिसीव करता है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस वाली गेन करने की कोशिश करता है। तो आइए जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो फॉर सपोज आपके पास ये है आयरन 2+, it has what, it has right now 24 electrons and it wants 12 electron more to become krypton, like a krypton। so ये होता किस तरह है भाई, इस तरह करने के लिए आमतौर पर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मैं इसको दिखा देता हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो जाती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मैं बना के दिखाऊं तो वी नो दैट वाटर मॉलिक्यूल्स में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है
इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल फॉर सपोज मैं बना देता हूँ और इसके पास भी आप देख सकते हैं कि 2 लोन पेयर मौजूद हैं। इस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने इधर बना दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने इधर बना दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने इधर बना दिया और एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने इधर बना दिया। So you can see this 6 water molecules surrounded this बेचारा आयरन आइन, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब ये जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अपना लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं किसको, नेगेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, आयरन के साथ। ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है और ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से आयरन 6 लोन पेयर यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स बराबर वाले मॉलिक्यूल से ले रहा है और बराबर वाले मॉलिक्यूल से लेने के बाद भाई ये क्या बना रहा है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या बना रहा है बच्चों, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है। You can see this structure is known as complex ion या complex structure। सही है भाई? सर पर वाटर मॉलिक्यूल्स 2 लोन पेयर हैं तो, लेकिन वो डोनेट एक कर रहे हैं, राइट? यस, एक डोनेट कर रहा है, जितनी जरूरत है आयरन को वो उतनी डोनेट कर रहा है, ठीक है। अभी वो 6 मिलकर अगर एक डोनेट करेंगे तो उसका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही ऑक्सीजन 2 लोन पेयर डोनेट नहीं करा, हर ऑक्सीजन आपके पास एक लोन पेयर डोनेट करा, जिसकी वजह से वो क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स आइन बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोल रहे हैं या कंपाउंड है राइट ना। उसके ऊपर चार्ज है 2+, इसलिए मैं इसको कॉम्प्लेक्स आइन कहना चाहता हूं, तो दैट विल बी मोर बेटर। या बस कॉम्प्लेक्स कह लें, चले कोई मसला नहीं, तो कॉम्प्लेक्स सपोज कर लेते हैं अभी आइन और कंपाउंड के बीच में ना फंसे। उस पर 2+ का चार्ज है, आप देख सकते हैं अभी अंदर। और दूसरा ये कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया और ये जो आपके पास ये जो आयरन, ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है, ऐसी सिचुएशन में इन वाटर मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हो, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को नाम देते हो लिगेंड्स, राइट। इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं लिगेंड्स। दीज आर ligands, right, that provides their lone pairs to the transition metal ion, ठीक है ना। जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं ना ट्रांजिशन मेटल आयन को लिगेंड्स बोलते हैं। और जब कभी भी ट्रांजिशन मेटल आयंस लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। अभी इसके बारे में अलग से हमें डिस्कस करना है, तो आई एम नॉट discussing it a lot of here like about complex के complex में ligands कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या बहुत सारी चीजें वो हम अलग से इसको डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ जर्नल टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ ट्रांजिशन मेटल्स की, तो मैं इसको बस अभी फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ। आगे बाकी चीजें हम इंशाल्लाह आगे इसकी डिस्क्राइब करेंगे, राइट बच्चों? Yes, sir. Then here we have the last thing over here, ये हमने कलर की बात स्टार्ट की थी, तो ये स्टेबिलिटी हो गई। इसके आपके पास स्टेबिलिटी के साथ साथ इसकी आपने शेप्स की बात कर ली, स्टेबिलिटी की बात कर ली। अब इसकी लास्ट चीज की बात कर लेते हैं, जो कि है आपके पास कलर के बारे में कुछ बातें आपको पता होना जरूरी है, वो भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। कलर की अगर आप बात करें बच्चों, तो कलर के बारे में आपको कुछ बातें ऐसी पता होना जरूरी है। देखो हमारी जो आंख है ना, अल्लाह पाक ने जो हमारी आंख बनाई है, इसको देखने के कुछ डिफरेंट मतलब इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि ये देखती है, ठीक है ना। एक आपके पास होती है 300 फ्रीक्वेंसी, 0 से लेकर 300 फ्रीक्वेंसी, और एक होती है 300 से 700 तक की फ्रीक्वेंसी, और एक होती है 700 से अबव फ्रीक्वेंसी। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स कहलाते हैं। ये कहलाता है आपके पास यूवी लाइट रेडिएशंस का रीजन, ये कहलाता है आपके पास विजिबल रेस का रीजन, ठीक है ना। और ये आपके पास कहलाता है इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है ना, उसका रीजन। अब हमें जो नजर आते हैं ना कलर, हमें सिर्फ वो कलर नजर आते हैं जो कि विजिबल रेंज में होते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी कैपेसिटी रखी है कि वो 300 से लेकर 700 तक आगे पीछे हो सकता है। मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ, खाली हो सकता है 330 हो सकता है 350 हो, मैं सिर्फ एक रेंज बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। याद भी नहीं करनी है। 300 से लेकर 700 तक की रेंज में हम कलर्स को देख सकते हैं, हमें वो नजर आ सकते हैं। इससे बियॉन्ड वाले भी हमें नजर नहीं आते, इससे अबव वाले भी हमें नजर नहीं आते, ठीक है ना।
तो जिस कलर की रेंज या ये जिस रेज आप कह रहे हैं, जिस रेज जो भी रे आ रही है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी 700 से अबव है तो वी कैन नॉट सी दैट रेज ना, हम उस रे को नहीं देख सकते हैं। जो 300 से नीचे है उसको भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसको हम बोलते हैं विबग्योर ना, आमतौर पे हम इसको याद करने के लिए क्या बोलते हैं भाई, विबग्योर बोलते हैं। अगर आपने ये कहीं पढ़ा हो तो आपको डेफिनेटली ये याद होगा। ये बड़ी कॉमन सी आपके पास एक लव है और इससे मैं बड़ा मतलब कनेक्टेड हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक कोचिंग सेंटर था जिसने मुझे फोन किया था पहली मरतबा, उसका नाम विबग्योर था। तो मुझे बड़ा अच्छे से याद रहता है ये कलर। दिस इज व्हाट वॉयलेंट कलर, अगर आपको आता हो। ये क्या है आपके पास, इंडिगो। ठीक है, ये आपके पास है ब्लू, ये आपके पास है ग्रीन, ये आपके पास है येलो, ये आपके पास है ऑरेंज और ये आपके पास है रेड। ठीक है ना, ये कुछ कलर हैं जो कि आमतौर पे हमें देखते हैं, हमें दिख जाते हैं आराम से। तो इसको इसको अगर आप समझने की कोशिश करो, इसका फिनोमेना अगर आप समझने की कोशिश करो तो लेट राइट विबग्योर ओवर हियर फॉर सपोज। ये एक विबग्योर मैंने यहाँ इस तरह लिख दिया। ये विबग्योर होती क्या है, ये एक्चुअली आपके पास व्हाइट लाइट होती है। ये व्हाइट लाइट आपके पास आ रही है फॉर सपोज, तो व्हाइट लाइट आपके पास आई। ये व्हाइट लाइट आने के बाद ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है फॉर सपोज, किसी भी ऑब्जेक्ट पर। फॉर सपोज मेरे पास एक नाइफ है, ठीक है ना, इस नाइफ के ऊपर फॉर सपोज ये जो व्हाइट लाइट आ रही है ये इस नाइफ के ऊपर पड़ गई। ठीक है ना यार, ये मैंने बनाने की कोशिश की है नाइफ, ना मुझसे ये चलती है और ना मुझे ये बनाना आती है, तो ये औरतों के काम में ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। फॉर सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये लाइट आते आते टकरा गई, और इसको टकराने के बाद ये क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट भी करेगी। ये लाइट्स जो है रिफ्लेक्ट भी करेगी और एक आम आंख जो होती है वो इसको देख सकती है। एक आम आंख इसको देख सकती है। तो भाई ये आम आंख है भाई, ये हम लोग की आंख है। ठीक है ना, ये आंख मैंने बनाने की कोशिश की है, ये आंख इसको देख सकती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हुआ क्या उसके साथ, उस लाइट के साथ। फॉर सपोज हुआ क्या, आपके पास ये जो हमने फॉर सपोज ये लाइट व्हाइट लाइट जो आई वो यहाँ पर आने के बाद फॉर सपोज उसने आई इंडिगो कलर एब्जॉर्ब कर लिया, फॉर सपोज उसने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लिया, फॉर सपोज उसने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर लिया। अब बचे क्या भाई, वापसी में बचा आपके पास वायलेंट कलर, आपके पास बचा ब्लू कलर, आपके पास बचा येलो कलर, आपके पास बचा रेड कलर। अब ये 4 कलर बच गए जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो ये रिफ्लेक्ट होंगे। अब इन 4 कलर पे जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये मिलकर एक नया कलर बनाएंगे जो कि हमारी आंख को नजर आएगा। That would be a new color that you would see, right? New color would be seen। और ये जो होगा आपके पास, ये जो कलर होगा, this is actually the combination of these remaining parts, right? combination होगा ये जो remaining parts बचे होंगे इनका क्या होगा बच्चों, ये combination होगा। All right? Yes, sir. अच्छा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, वो नोट आपने अपने पास करने होंगे वो पॉइंट्स। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपके पास नोट करने के, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अगर if you can say that if not a single you can say that color is going to be absorbed, then the object would be seen in the white color, right? You can say that if no, yeah, not a single color, yeah, radiation is absorbed. If not a single radiation is absorbed, then the object would be white in color. The object would be white in color. All right. And जी बेटे, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ओरिएंटेशन चाहिए होती है, फिर कोई सी लाइक कोई थ्रेशोल्ड? यार ओरिएंटेशन से मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब किसी स्पेसिफिक एंगल से लाइट पड़े तो एब्जॉर्ब होगा, किसी स्पेसिफिक एनर्जी पे लाइट जाए तो एब्जॉर्ब होगा।
नहीं, अभी हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अभी किसी भी तरफ से आ सकती है और कहीं पर भी कुछ भी एब्जॉर्ब हो सकती है। अभी हम ये फिजिक्स वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं। अगर फॉर सपोज ऐसा है कि कोई इंसान जैसे हम है ना, अब हमारा शेडो अगर आपने देखा होगा तो हमारा शेडो ब्लैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सारी रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद जो बैक हैंड पे हमें पिक्चर मिल रही होती है वो ब्लैक मिल रही होती है। लेकिन अगर हमें कोई सामने से देखता है तो उसको अलग कलर नजर आ रहा होता है ना। तो बहुत सारी इसके अंदर वेरिएशन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एंगल वगैरह आते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपली कि कलर नजर कैसे आता है, ठीक है ना। इफ all the radiations absorbed, all radiations are absorbed, then the object would be black in color. तो ये दो बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है बच्चों। यस सर। अभी जस्ट हमने स्टार्ट, हमने इस तरह की कोई बात नहीं की है जो आपको बहुत मुश्किल लगे। अभी जस्ट हमने ट्रांजिशन मेटल को स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के बारे में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई। मैंने बोला आपको कि आप कैसे पहचान सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल कौन है कौन सा नहीं है। जिंक नहीं है, स्कैंडियम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे डोंट हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात बताई कि भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं उसको है कि दो अलग अलग ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए। तो ट्रांजिशन मेटल्स के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन इस वजह से क्योंकि वो 3d और 4s दोनों से लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर ओवरलैप्ड, सो दे कैन डू दिस बिकॉज दे आर नियर, they have near you can say that energies ना, 3d और 4s की एनर्जीज नियर होती है। फिर कलर की बात करने के लिए पहले हमने शेप्स की बात की, और शेप्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि d ऑर्बिटल्स के डंबल शेप होते हैं, और तीन उनमें से क्या होते हैं आपके पास, डबल डंबल सॉरी, तीन उनमें से जो है आपके पास बिटवीन द एक्सेस होते हैं, और दो उसमें क्या होते हैं, ऑन द एक्सेस होते हैं। फिर स्टेबिलिटी की बात की तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले। तो यहाँ पर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये डेटेड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं लिगेंड्स के साथ। लिगेंड्स उनको बोलते हैं कि जिनके पास लोन पेयर्स मौजूद हों और वो इनको प्रोवाइड कर सकते हों, ठीक है ना। तो जो लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, एक लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, दो लोन पेयर भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, वो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो लिगेंड्स वो होते हैं जो लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं। इनको आप न्यूक्लियोफाइल हरगिज नहीं कह सकते हो इस वक्त, क्योंकि ये दिस इज समथिंग डिफरेंट, राइट। हम यहाँ पर कुछ और तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक, तो ये एक अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास इस वक्त आप इसको लिगेंड बोलोगे जो कि अपना लोन पर प्रोवाइड कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और आपके पास कॉम्प्लेक्सेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कलर को देखने के लिए आपके पास आपकी आंखों का बड़ा कमाल है। आपकी आंखों की जो रेंज है, विजिबल रेंज है, वो 300 से लेकर 700 तक की फ्रीक्वेंसी की रेज को देख सकता है। और उसको देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाइट लाइट के अंदर 7 पोर्शन होते हैं, ये 7 कलर मौजूद होते हैं। उनमें से जितने एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो हो जाते हैं, जो बचते हैं वो आपके पास नया कॉम्बिनेशन बना के कलर प्रोड्यूस करते हैं। अगर के सारे जो है एब्जॉर्ब ना हो तो व्हाइट कलर की आपको चीज नजर आती है, और सारे के सारे अगर वो एब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लैक नजर आती है। तो जो हम लोग ब्लैक सूट पहनते हैं या जो हम व्हाइट सूट पहनते हैं वो एक्चुअली व्हाइट या ब्लैक होता नहीं है, वो हमें दिखता व्हाइट एंड ब्लैक इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर व्हाइट वाला जो होता है उसके ऊपर जितनी रेडिएशन आ रही होती है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा होता, तो वो हमें व्हाइट दिख रहा होता है, ठीक है ना। और जो ब्लैक वाला होता है उसमें जितनी रेडिएशन आ रही होती है, जो लाइट उस पर पड़ रही होती है, वो सारी की सारी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, इस वजह से वो हमें ब्लैक लग रहा होता है। इसीलिए आमतौर पर लोग कहते हैं यार ब्लैक कार मत लेना यार, वो सारी की सारी जो है ना उसमें वो गर्म हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि वो सारी रेडिएशन से एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर ना, तो इस वजह से लोग गर्मियों में ब्लैक कलर पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इसके बिहाइंड काम कर रही है, बट वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज स्टफ इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू,